हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूनिट 10 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, और हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में, और हमने डिस्कस किया था इसमें एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग एंड टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ठीक है, तो हम यहाँ तक कवर कर चुके थे, तो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप में से किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, दैट इज ट्रिम्स। हालांकि हम इस टॉपिक को ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिम्स अग्रीमेंट रिफर्स टू कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस imposed on foreign investors. This agreement requires that investment regulations by member countries have to give same treatment to domestic products and imports. The TRIMS agreement especially forbids imposing restrictions on operations of an enterprise, which results in protecting the domestic products and making imports disadvantageous. तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर क्या है? एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको हेल्प करता है कि वो इजीली इन्वेस्टमेंट कर सके दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, देखिए ऐसा पहले होता था कि जो कंट्रीज थी वो प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज्यादा फॉलो करती थी और सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करती थी। ठीक है, तो वो लोग क्या करती थी कि वो ट्रेड को इतना इजीली फ्लो नहीं होने देती थी अपनी कंट्री में। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक, अब WTO ने क्या किया कि एक रूल बना दिया, या मैं कोई एक अग्रीमेंट लेके आया जो कि है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसके तहत जो फॉरेन कंपनीज हैं वो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ठीक है, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी अब। ठीक, तो इसमें बेसिकली यही बोला गया कि जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है या इंपोर्ट हो रहा है या फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो और आपकी जो कंट्री के इन्वेस्टमेंट्स है या इंडस्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं, आप दोनों को ही पैरेलल ट्रीट करेंगे, बराबर ट्रीट करेंगे। ठीक, मतलब कहने का ये है कि जो फॉरेन इंटरप्राइजेस हैं और जो आपके डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस हैं, आप उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं करेंगे। जैसे आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सिमिलरली आप इंपोर्ट्स को भी उसी हिसाब से यूज करेंगे। ठीक, तो इस अग्रीमेंट के थ्रू WTO ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट्स को लिबरलाइज करने की कोशिश करी। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा जाता तो जो कंट्रीज हैं वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बचाने के लिए क्या करती? वो ट्रेड कभी अपनी कंट्री में अलाउ ही नहीं करती। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता कि कभी भी ट्रेड इजीली फ्लो नहीं हो पाता और इकोनॉमी कभी बढ़ नहीं पाती। ठीक, तो WTO ने इसलिए ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स अग्रीमेंट बनाया, एक रूल बनाया जिसके अंडर उन्होंने ट्रेड को इजीली लिबरलाइज करने की कोशिश करी। ठीक, द फॉरेन ट्रेड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस on investment by foreign enterprises were generally imposed by developing countries including India. तो इंडिया भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल था। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। The following conditions which favor domestic production were prohibited under the TRIMS agreement. ठीक है, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फेवर कर रही थी कंडीशंस, उनको क्या किया गया? प्रोहिबिट किया गया ट्रिम्स अग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, दैट इज फॉरेन एंटरप्राइजेस मस्ट यूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोकली प्रोड्यूस्ड इनपुट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फेवर करता वो पॉइंट है पहला, वो क्या है? लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। मतलब कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और अगर आपको हमारी कंट्री में उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है तो आपको अपने उस प्रोडक्ट में हमारी कंट्री का कोई प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं आईफोन का, क्योंकि आईफोन क्या है? एक फॉरेन कंपनी है। ठीक, अगर आईफोन कंपनी को हम बोलें कि ठीक है आप इंडिया में आके इंपोर्ट करिए, लेकिन
आपको जो उसमें बैटरी लगानी होगी वो क्या होनी चाहिए, इंडियन बैटरी होनी चाहिए, इंडिया की कोई कंपनी की बैटरी होनी चाहिए। ठीक, अब इस तरह हमने क्या किया, ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि अगर जब तक वो हमारा प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे अपने फोन में तब तक हम उसको इंपोर्ट नहीं होने देंगे यहाँ पे। ठीक, तो इसको हटाया किसने, ट्रिम्स अग्रीमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, दैट इज imports by a foreign enterprise shall not exceed a certain portion of exports by it। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अब फॉरेन कंट्रीज में जो लोग हैं वो ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खाते हैं, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि वहां पे वो लोग चीज ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस की तो आदत है कि पराठे में बटर लगा के या घी लगा के खाने की, है ना। तो हम लोग काफी ज्यादा, मतलब कहूँ मैं तो हैवी खाना खाते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ठीक है, ऑफेंड मत होइएगा। ठीक, मतलब कि ये है कि फॉरेन कंट्री में चीज ज्यादा खाया जाता है और हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे घी का ज्यादा यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो अगर हम चीज को इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक, तो उसी क्वांटिटी में जो फॉरेन कंपनी है या फॉरेन कंट्री है उसको घी एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये बात हो सकती है कि उनको जो घी की जरूरत नहीं है वो लोग नहीं खाते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, जितनी क्वांटिटी में हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उतनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से बैरियर लगाया गया, एक तरह से कोशिश करी गई ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने की। ठीक, तो ये भी क्या है, प्रोहिबिट किया गया ट्रिम्स अग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोमेस्टिक सेल्स रिक्वायरमेंट, दिस रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज टू सेल अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ इट्स आउटपुट लोकली। अब इसमें क्या बोला गया कि जो एंटरप्राइजेस हैं उनको लोकली कुछ अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक तरह से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, बाउंड कर दिया उनको। ठीक, तो इसको भी क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया, ट्रिम्स अग्रीमेंट के अंदर हटा दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। However, it was agreed that subsidies applicable to solely to domestic enterprises and government procurement policy in favor of domestic producers will not violate the TRIMS agreement. Thus, under TRIMS agreement, investment regulations have to accord same treatment to domestic products and to imports, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी। The TRIMS agreement requires removal of quantitative restrictions on imports and exports. So TRIMS agreement क्या हेल्प करता है कि quantitative restrictions को हटाने में। ठीक, इसमें imports और exports दोनों में। However, exemptions are allowed if a country is suffering from balance of payment problems। तो अगर कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में है, डाउनफॉल पे है, तो उस कंडीशन में उस कंट्री को एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रिम्स अग्रीमेंट समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो फेवर कर रहे थे उनको क्यों प्रोहिबिट किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। नाउ नेक्स्ट है हमारा एंटी डंपिंग, देख लेते हैं क्या है ये। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अग्रीमेंट इज टू प्रोवाइड द राइट टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू अप्लाई एंटी डंपिंग मेजर। अब देखते हैं कि एंटी डंपिंग का क्या मतलब होता है। If a country exports a product at a price lower than the price it normally charges on its own home market, it is said to be dumping the product। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि डंपिंग का क्या मतलब होता है। कोई कंपनी अगर दूसरी कंट्री में कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है और उस प्राइस पे एक्सपोर्ट कर रही है जो वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में भी नहीं चार्ज करती, मतलब कि अपनी डोमेस्टिक मार्केट से भी कम रेट में अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को, तो वो क्या कहलाएगा, डंपिंग कहलाएगा। ठीक है, क्यों डंपिंग कहलाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट कर रही है वो अब उसकी कंट्री के यूज का नहीं है। ठीक, इसीलिए वो लोअर रेट्स पे उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है, और लोअर रेट्स पे एक्सपोर्ट कर रही है इसीलिए उनको क्या कहा जा रहा है कि वो प्रोडक्ट को डंप कर रही है। ठीक, और एंटी डंपिंग का क्या मतलब हुआ कि इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। ठीक है, ताकि जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं
वो ऐसा ना कर सके। ठीक, these measures against imports of a product if such imports cause injury to a domestic industry in the territory of the contracting party। तो ये इसीलिए ही बनाया गया एंटी डंपिंग अग्रीमेंट, इसीलिए बनाया गया कि अगर कोई कंट्री ऐसे डंप कर देती है प्रोडक्ट्स को, और जहां पे डंप कर रही है, जो इंपोर्टिंग कंट्री है, जो इंपोर्ट ले रही है, अगर उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इसकी वजह से अफेक्ट होती है तो वो उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। ठीक है, The agreement on anti-dumping allows member nations to apply anti-dumping measures on a unilateral basis after elaborate investigations। तो anti-dumping allow करता है member nations को कि वो unilateral basis पे investigations बैठा सकते हैं और anti-dumping measure लगा सकते हैं। unilateral मतलब one sided, मतलब अगर importing country को ऐसा लगता है कि products को dump किया जा रहा है तो वो इसके ऊपर legal actions ले सकती है। ठीक है, The anti-dumping investigation determines whether, अब देखिए anti-dumping investigation क्या क्या देखती है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है an imported product has been dumped। सबसे पहले देखेगी कि जो इम्पोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट है वो डम्प्ड है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है it has caused material injury to the domestic industry of a like product। मतलब कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से अफेक्ट हुई है और सेम प्रोडक्ट लाइन की है अगर, तो ये भी देखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है देयर इज अ कॉजल लिंक बिटवीन डम्प्ड इंपोर्ट्स एंड इंजरी, और लिंक देखा जाएगा कि जो डम्प्ड इंपोर्ट्स है और इंजरी है इनके बीच में क्या कॉजल लिंक है। ठीक, इफ द इन्वेस्टिगेशन एस्टैब्लिश दीज 3 फैक्टर्स द गवर्नमेंट इज अलाउड टू लेवाई एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स। और अगर ये 3 फैक्टर्स कंसिडर करे गए और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया ऐसा, तो जो गवर्नमेंट है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी इंपोर्ट्स के ऊपर। तो दिस ड्यूटी कुड बी लेवाइड ऑन इंपोर्ट्स ईदर फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंट्री और अ ग्रुप ऑफ कंट्री। तो जो ये ड्यूटी है या तो एक स्पेसिफिक कंट्री लगा सकती है या ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी लगा सकती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा कस्टम्स वैल्यूएशन। The custom valuations is the process where custom authorities assign a monetary value to a good or service for the purpose of imports or exports। तो custom valuation क्या होता है, जिसमें custom authorities monetary value assign कर देती हैं कोई service को या कोई goods को, चाहे वो import हो रहा हो और चाहे वो export हो रहा हो। ठीक है, generally authorities engage in this process as a means of protecting tariff concessions, collecting revenue for governing authority, implementing trade policy and protecting public health and safety। तो ये किस लिए किया जाता है, ताकि रेवेन्यू को कलेक्ट करने में इजी हो। ठीक, और लोगों की जो हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स है उनको भी ध्यान रखा जा सके और ट्रेड पॉलिसी है उसको इजिली इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो द अग्रीमेंट ऑन कस्टम वैल्यूएशन और द वैल्यूएशन अग्रीमेंट एंश्योर दैट डिटर्मिनेशन ऑफ द कस्टम्स वैल्यू for the application of duty rates to imported goods are conducted in a neutral and uniform manner, precluding the use of arbitrary or fictitious custom values। तो इनका कहने का ये मतलब है कि जो कस्टम वैल्यूएशन है या वैल्यूएशन अग्रीमेंट है उसमें जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनकी जो कस्टम वैल्यू है वो न्यूट्रल और यूनिफॉर्म मैनर में होनी चाहिए। ठीक है, ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना कम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पैटर्न में होनी चाहिए। ठीक, द अग्रीमेंट गिव्स कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखिए अग्रीमेंट क्या अथॉरिटी देता है कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को। फर्स्ट पॉइंट है एडिशनल पावर्स टू रिक्वेस्ट फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इम्पोर्टर्स इफ दे डाउट द एक्यूरेसी ऑफ द डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। अगर कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि जो इम्पोर्टेड गुड्स का जो प्राइस डिक्लेयर किया गया है वो सही नहीं है या एक्यूरेसी नहीं है उसमें, तो वो फर्दर इंफॉर्मेशन इंपोर्टर से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्टैब्लिश अ कमिटी ऑन कस्टम वैल्यूएशन टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अग्रीमेंट। तो ये एक कमिटी भी बैठा सकते हैं जिसमें वो ओवरसी करेंगे, देखेंगे कि कैसा उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है और वो अग्रीमेंट कैसा चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है re-emphasizes that the basis of valuation of goods for custom purpose should to the maximum extent possible be transaction value
ऑफ द गुड्स बीइंग वैल्यूड, मतलब कि जो गुड्स का वैल्यूएशन किया गया है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू से मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, कस्टम अथॉरिटी री एम्फसाइज करती है इस चीज पे कि जो गुड का प्राइस है या गुड की जो वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो आपने ऑलरेडी पे कर दी है या फिर आप फ्यूचर में उसको पे करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, ऐसी वैल्यू जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं या एक सर्टेन अमाउंट जो आप फ्यूचर में पे करेंगे। ठीक, तो मैक्सिमम एक्सटेंट तक कोशिश होनी चाहिए कि जो कस्टम के लिए जो गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, जो उनकी मॉनेटरी वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। और इस चीज पे कौन ध्यान देता है, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को रीएम्फसाइज करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। दिस इन्वॉल्व्स the use of specialized private companies to check shipment details such as the price, quantity of the goods ordered overseas. They are used principally as a means of protecting the national interest, that is, prevention of illegal movement of capital, commercial frauds, custom duty evasion by the डेवलपिंग कंट्रीज। तो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन का क्या मतलब हुआ कि अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने से पहले हमने अपने प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन किया। ठीक, शिपमेंट, प्री शिपमेंट मतलब हुआ कि उसको शिप होने से पहले, उसको जहां पे भेजना है वहां भेजने से पहले उसका इंस्पेक्शन करना। ठीक, और ये इंस्पेक्शन कौन करता है, स्पेशलाइज्ड प्राइवेट कंपनीज को हायर किया जाता है जो कि चेक करती हैं शिपमेंट डिटेल्स, जैसे कि उसका प्राइस, क्वांटिटी जो ऑर्डर की जा रही है। ठीक है, और ये किस लिए किया जाता है, ताकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचा सके। अभी नेशनल इंटरेस्ट कैसे बचेगा, अगर हमने पहले से इंस्पेक्ट करवा लिया, अगर हो सकता है कुछ इलीगल प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेड किए जा रहे हो, ठीक है, तो इलीगल मूवमेंट ऑफ कैपिटल को बचाया जा सकता है। ठीक, अगर कोई कमर्शियल फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है उसको, और अगर कोई कस्टम ड्यूटी से बचने की कोशिश कर रहा है तो उससे भी ये बचा जा सकता है। इसीलिए प्रोडक्ट्स को शिप करने से पहले उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक, तो द अग्रीमेंट अप्लाइज GATT प्रिंसिपल्स एंड ऑब्लिगेशन, इन पर्टिकुलर दोज ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, टू कैरिंग आउट ऑफ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शंस मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटेड है, मतलब कंपलसरी है। ठीक, an independent review procedure to resolve disputes between pre-shipment agencies and exporters is to be established। ठीक, और जो डिस्प्यूट है उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिपेंडेंट रिव्यू प्रोसीजर भी बनाया गया है। ठीक है, नाउ द प्रोसीजर विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी consisting of a combination of separate organizations representing exporters एंड एजेंसीज। तो जो इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करेगी, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्सपोर्टर्स और एजेंसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ कंप्लेनेंट, चाहे वो एक्सपोर्टर हो या एजेंसी, द इंडिपेंडेंट एजेंसी विल एस्टैब्लिश अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब क्या इंडिपेंडेंट एजेंसी क्या करेगी, एक एक्सपर्ट पैनल बैठाएगी जो कि एग्जिस्टिंग लिस्ट में शामिल है। तो द पैनल विल कंसिस्ट ऑफ 3 एक्सपर्ट्स, और पैनल में कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 1 ईच नॉमिनेटेड बाय द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द एक्सपोर्टर्स एंड एजेंसीज, एंड 1 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स नॉमिनेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी इटसेल्फ। तो मतलब कि जो पैनल में 3 एक्सपर्ट्स होंगे, एक एक्सपर्ट होगा जो कि एक्सपोर्टर को सपोर्ट कर रहा होगा, सपोर्टर के ऑर्गेनाइजेशन तरफ से होगा, एक एजेंसी की तरफ से, और एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कहाँ से होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनेट करेगी। ठीक, तो द डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, मतलब कि जो डिसीजन आएगा वो पार्टीज को मानना पड़ेगा। ठीक है, उस पर वो अपील नहीं कर सकती है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ नेक्स्ट है हमारा रूल्स ऑफ ओरिजिन। अब इसके डिटेल को पढ़ने से पहले एक बार हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, फिर इस डिटेल को पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे 3 कंट्रीज को कंसिडर करते हैं, कंट्री X, कंट्री Y और कंट्री Z। ठीक है,
कंट्री एक्स और कंट्री वाई में क्या है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में, ठीक है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ कि जो ट्रेड है वो फ्रीली हो सकता है, जो ड्यूटीज हैं, चार्जेस हैं, वो नहीं लगते हैं, ठीक है। अगर एक्स कंट्री और वाई कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड है तो वो इजिली ट्रेड कर सकती हैं और अपने प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक। सिमिलरली कंट्री वाई और कंट्री जेड के साथ भी क्या सीन है, सेम सीन है। ये भी क्या है, एफटीए के अंदर है, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब कि ये दोनों भी फ्रीली ट्रेड कर सकती हैं, ठीक है। अब अगर कोई प्रोडक्ट कंट्री जेड बना रही है, ठीक है, और उसको वो प्रोडक्ट कंट्री एक्स में भेजना है, तो कंट्री एक्स और कंट्री जेड के बीच में तो कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। मतलब कि अगर कंट्री जेड कंट्री एक्स को भेजेगी कोई प्रोडक्ट तो उसको कस्टम ड्यूटी चार्ज लगेगा ही लगेगा उसके प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो कंट्री जेड क्या करती है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो वाई को भेजती है और फिर वाई से एक्स को भेजती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन, क्योंकि देखिए एक्स और जेड में कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं था, ठीक है। तो जेड इसीलिए इस चीज को, इस रूल को वायलेट कर रहा है, ठीक। तो हमको ऐसे कैसे पता चल पाएगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है, ठीक है। ओरिजिन का मतलब होता है कि कहाँ से बना है या कहाँ से चला है ये प्रोडक्ट, ठीक, इसकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है। तो अगर ऐसा कुछ होएगा तो हम कभी बता ही नहीं पाएंगे कि ये प्रोडक्ट कहाँ का बना हुआ है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं होती या जो अग्रीमेंट में पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं वो ये सब चीज का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं इसमें, ठीक है। तो अब डिटेल पढ़ लेते हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द national source of a product, ठीक। The importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend on the source of import। तो ड्यूटी और restrictions कैसे लगती हैं कि कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, उस हिसाब से उस पर ड्यूटी या restrictions लगाई जाती हैं, ठीक है। This issue has become increasingly important as the various stages of manufacture of products increasingly take place इन मोर देन वन कंट्रीज। तो एक से ज्यादा कंट्रीज में कई ढेर सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसीलिए ये बहुत बड़ा इशू बन गया, ठीक। द ओरिजिन ऑफ अ प्रोडक्ट डिटरमाइंस द प्रोडक्ट्स ट्रीटमेंट in an importing country, that is the amount of custom duties, the granting of preferential treatment, the imposition of anti-dumping duties, the free circulation of a product in a free trade area, etc। तो अगर हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है तो हम उस पे कैसे ड्यूटीज और रिस्ट्रिक्शंस को चार्ज करेंगे, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट इज टू अचीव अ लॉन्ग टर्म हार्मोनाइजेशन ऑफ द रूल्स ऑफ ओरिजिन with the exception of those rules relating to the granting of tariff preferences and to ensure that the rules do not in themselves create unnecessary barriers to trade। तो इनका कहने का मतलब है कि ऐसा अग्रीमेंट होना चाहिए लॉन्ग टर्म जिसमें हार्मोनाइजेशन भी रहे रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेके और ये कभी भी ऑब्स्टिकल ना बने, एक बैरियर ना बने हमारे ट्रेड में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, मतलब कि नेशनल सोर्स क्या है प्रोडक्ट का, इसको पता लगाना, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और मैं आप सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आज मेरे 150 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू पीपल ओनली। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि आपकी भी हेल्प हो और आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हाँ, फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।